ये तो अंगीठी के जैसा तप रहा है। हमें क्या पता। अब खड़ी क्या है? जाके डॉक्टर को बुला के लेके आ। गाय भैंसी और बीवी में कोई फर्क दिखता नहीं का? हाँ, सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हो। क्या जरूरत थी मियाँ बीबी के झगड़े में छलांग लगाने की? तो गलत होता हुआ देखकर सूरदास बन जाए, है ना? अरे अगर वो मियाँ बीबी है तो हम का बगल वाली रमैया चाची की फुलवा मौसी है, सगी भाभी है। और अगर अपने देवर को टोक दिया तो क्या हुआ? अच्छे देवर ही लगता है बस। रिश्तों को निभाना और परिवार को बनाए और बचाए रखना हर इंसान की सबसे बड़ी और जरूरी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने में की गई गलती या बरती गई लापरवाही किसी परिवार और उसमें रहने वालों दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन क्या टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश और जुड़े हुए रिश्तों को बनाए रखने की चाहत भी जुर्म की किसी कहानी को जन्म दे सकती है? जवाब है हाँ। और ऐसा कैसे हो सकता है ये हम देखेंगे आज की इस कहानी में। बाकी उधर मत जा, बाकी वहाँ मत जा, वहाँ भूत है। बाकी वहाँ पर मत जा, वहाँ भूत है। बाकी अरे कुछ हो नहीं रहा है। अरे उठा उसको गाड़ी में लेके चल। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बचपन से वो वैसे भी बहुत दुख झेल रही थी। जब से पैदा हुई तब से बीमार थी। आपकी बच्ची को ल्यूकेमिया हो गया है, पर शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना तो आपकी बच्ची बच सकती है। और आज कई दिन बाद वो खेलने निकली थी। बाबा, बाबा देखना। हाँ बाकी देखो, भागना नहीं है और कूदना भी नहीं है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ, सुई लगेंगी फिर से। वापस लौट कर नहीं आई तो हमने बाहर जाकर देखा, हमें नहीं दिखी। फिर हम कुएं के पास गए, कुएं के पास देखा तो हाँ साहब, पता तो हमें कुएं पे ही चल गया था कि हमारी बच्ची पूरी ठंडी पड़ गई थी साहब। पता नहीं कैसे गिरी, क्या हुआ कुछ पता नहीं है साहब। बाकी उससे गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जरूर कोई हरकत हो गया उसके साथ। तो आपका कहना यह है कि किसी ने जबरदस्ती उसे धक्का दिया कुएं में? बिल्कुल मैडम जी, हमारे घर में छोटे छोटे बाल बच्चे, इसलिए हम कुआं को ढकवा दिए थे। ये नन्ही सी बच्ची उसको खोल नहीं सकती तो गिरने का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर इतनी छोटी बच्चे के साथ ये सब कौन करेगा? रघुवीर, हमारे भाई। मैडम, हमारी शादी थोड़ा देर से हुई थी। मेरा बेटा और पाकी लगभग दोनों एक ही उम्र के थे। ऐसे में हम पाकी को मारना, कुछ भी पूछने से पहले आपको सोचना चाहिए मैडम। मैम, सालों से जमीनों को लेकर झगड़ा चल रहा है इन दोनों भाइयों के बीच में। एक दूसरे के खिलाफ कई सिविल केस भी फाइल करके रखे इन दोनों ने। लेकिन ये इन सब के बीच में जैनिश की बेटी कहाँ से आ गई? ये जैनिश गिरधर का बेटा है क्या? नहीं मैम, गिरधर का बेटा तो लंदन पढ़ता है।
जनिश गिरधर के दूर के रिश्ते का चचेरा भाई है और गिरधर के ज़्यादा करीब भी। गिरधर ने अपने खेतों का कुछ हिस्सा जनिश को भी दिया है। मैम आशा ने अपने बयान में बताया था कि बच्ची के साथ रघुवीर का बेटा कप्पू खेल रहा था। हो सकता है उसे कुछ पता हो। बेटा आप मुझे बताओ, और कोई था वहां पर? आपने देखा किसी को? बाकी वहाँ पर मत जा, वहाँ भूत है। वो भूत था वहाँ। मैंने पाकी को कहा था वहाँ मत जा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो तुम्हारा कहना है कि उस कुएं में भूत रहता है? पता नहीं कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है, बहुत डरने लगा है ये। इसे ऐसा लगता है कि कुएं के पास भूत है। इसमें इतनी चौंका देने वाली क्या बात है? इसमें चौंका देने वाली बात यह है मैडम कि पानी में जो ह्यूमन टिश्यूज मिले हैं वो ह्यूमन टिश्यूज हैं, लेकिन बच्ची के नहीं। नहीं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कुएं में डूबने से बच्ची की मौत हुई थी उसमें पहले से ही वो ह्यूमन टिश्यूज मौजूद थे जो पानी के साथ उसके लंग्स और स्टमक में चले। दोबारा से हमारे कुआं में क्या तलाश करने आ रही है आप? और एक लाश निकालनी है कुएं से। लाश? कैसी लाश मैडम? मैम कुएं में लाश तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और मिला है। कदम चलो। ये तो सिर्फ पत्थर है। मैम ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भारी पत्थर है। शायद ये कुएं में इसीलिए डाली गई होगी ताकि लाश को ऊपर आने से रोक सके, लेकिन कुएं में कोई लाश नहीं है मैडम। हो सकता है रही हो। पिछले घटना के बाद शायद हमारे हाथ ना लग जाए इसलिए कहीं ठिकाने लगा दी गई हो। यादव एक काम करो, ये कुएं के पानी का सैंपल लैब भेजो। ठीक है मैम। पहली नजर में हादसा लगने वाली पाखी की मौत को गिरिराज सिंह पहले ही हत्या का मामला बता चुका था, लेकिन अब यह मामला एक नहीं बल्कि दोहरे हत्याकांड में बदल गया था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कुएं के पानी के जो सैंपल जांच के लिए गवर्नमेंट लैब में भेजे थे उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसके अनुसार पानी में मिले टिश्यूज यानी कि अंश पाखी के पेट और फेफड़ों में मिले अंशों से पूरी तरह से मेल खा रहे थे, और ये दोनों अंश किसी इंसानी शरीर के ही थे। कौन था यह शख्स? क्या इसकी हत्या और पाखी की हत्या का आपस में कोई संबंध था, और अगर हाँ तो क्या? और वो लाश जो कल तक कुएं में पड़ी हुई थी वो अचानक गायब कहां हो गई थी? मैम हो सकता है कि उस बच्ची पाखी ने किसी तरह से कुएं में लाश देख ली हो और इसी राज के खुलने के डर से कातिल ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, वरना और दूसरा क्या मोटिव हो सकता है उस बच्ची को मारने का? लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है यादव कि वो लाश थी किसकी और कुएं से निकाली किसने। जब तुम कुएं में कूदे तो कुआं खुला था या बंद था? खुला था मैडम। और क्या क्या देखा तुमने कुएं के अंदर? बहुत अंधेरा था साहब। हमारा दिमाग, हमारी आंखें तो हमारी बच्ची पर लगी हुई थी। अगर कुछ होगा भी भीतर तो साहब ध्यान नहीं रहा हमारा। यादव जैनिश को पाखी की बॉडी 10:30 बजे मिलती है, उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मुझे बताओ हम लोग वहाँ कब पहुँचे थे? मैम क्राइम सीन पर हम लोग अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, क्योंकि पूरी रात तो पंचनामे और बाकी की कार्रवाई में निकल गई थी। इसका मतलब है एक रात गई है। यादव इस एक रात में बॉडी को कुएं से निकालकर ठिकाने लगाना बहुत आसान है। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, भूख नहीं लगी? पाके की याद आ रही है? मैं खिलाती हूँ तुम्हें। ठीक है, नहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैम हम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए हैं? हमें तो उसे ढूंढना चाहिए जिसने लाश को ठिकाने लगाई होगी। उसे ढूंढने आए हैं। यादव ये नर्सेस, स्टाफ, वार्ड बॉय सबसे पता करो बच्चे के साथ यहाँ पे कौन आया था, कितने देर तक रुका था, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं आया था वो लाश ठिकाने लगा रहा था।
यादव, ये जैनिश की पत्नी, गिरधर और गिरधर की पत्नी, ये चारों लोग लेकर आए थे बच्ची को, लेकिन किसी का टाइमलाइन क्लियर नहीं है। पूरी रात अंदर बाहर कर रहे थे। मैम काफ़ी भागदौड़ भी तो थी, हमारी कार्यवाही, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़, अंतिम संस्कार की तैयारी, रिश्तेदारों को खबर करना, किसी पर क्लियर शक नहीं कर सकते सिवाय रघुवीर, उसकी पत्नी और उस घर का नौकर जो पूरी रात घर पर थे। हमारी एक ही बिटिया है, हम वो बिटिया की कसम खा के कहते हैं मैडम कि हम निर्दोष हैं। चलो किसने डाला ये तो पता नहीं है, लेकिन कुएं से लाश निकाली किसने ये तो पता होगा ना। पहले तो आपकी इस लाश का किस्सा ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम इतने लोग इस घर में रहते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो किसी न किसी को पता तो चलता ना। देखिए मैडम जी, जब से हम वो कुआं बंद करवाए हैं ना, तब से उसको खोले नहीं है। जिस किसी ने उसको खोला है ना, उसी ने यह कत्ल किया है। सालों से टोटी लगी हुई है हमारे घर में, हम सारा पानी वहीं से भरते हैं। कुएं की तरफ जाते हुए हमें बरसों हो गए हैं। ये एक अजीबोगरीब मामला था, जहां एक बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बारे में उसके परिवार वालों का कहना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन इस हत्या का कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ एक इंसान की हत्या का पक्का सबूत सामने था, लेकिन उस इंसान की पहचान और लाश दोनों गायब थी। पानी में जो ह्यूमन टिश्यूज मिले हैं वो ह्यूमन टिश्यूज हैं, लेकिन बच्ची के नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कुएं में डूबने से बच्ची की मौत हुई थी, उसमें पहले से ही वो ह्यूमन टिश्यूज मौजूद थे जो पानी के साथ उसके लंग्स और स्टमक में चले गए। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सामने सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं। अपनी तमाम कोशिशों और कई दिनों का वक्त गुजरने के बाद भी वो वहीं खड़े थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। और क्या ये सिर्फ कप्पू का वहम था, या वो कोई ऐसा राज जानता था जिसे वो चाहकर भी बयां नहीं कर पा रहा था? मैम, यादव, जिस केस में सामने कुछ दिखाई ना देना, इसकी सिर्फ दो वजह हो सकती है, या तो दोष नजर का है या फिर नजरिए का। और मुझे तो लगता है कि हमसे दोनों गलतियां हो रही है। मैम मैं कुछ समझा नहीं। मुजरिम हमारे सामने है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे, ये हमारे नजर का दोष है। और हम पहले मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, ये नजरिए का दोष है। हमें सबसे पहले विक्टिम को ढूंढना चाहिए। मैम इतना तो तय है कि मारने वाला उसी घर का कोई मेंबर है, लेकिन अगर मरने वाला उसी गांव का होता तो अब तक हमारे पास मिसिंग कंप्लेंट आ जाती, जो कि अभी तक आई नहीं। इसका मतलब कि मरने वाला गांव के बाहर का है। नहीं यादव, मुझे तो इस चीज के चांसेस भी कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर मरने वाला बाहर का होता तो वो लोग बाहर मारकर उसे घर पर नहीं लाते। बाहर तो हजारों जगह हैं जहां उसे छिपाया जा सकता है। इस सूरत में तो एक ही बात नजर आ रही है कि मारने वाले की तरह मरने वाला भी उसी घर का है। ये गिरधर का बेटा। मैम वो तो लंदन में पढ़ता है। तुम्हें कैसे पता? मैडम जी, वैसा तो उसके साथ हमारी बात बहुत कम होती है। तो यहाँ जब दिन होता है वहाँ रात होती है। कंप्यूटर पे हमको चिट्ठी लिख के भेजता है शनिवार के शनिवार, तो उसी से हमको उसका हालचाल मालूम पड़ता है। चिट्ठी बोले तो ईमेल। ये फिलहाल कितने दिन पहले आया था ईमेल? काफी दिन पहले। मैडम जी, आप लोग मेरे बेटे के बारे में इतना जानकारी क्यों ले रहे हैं? मैम, तुषार को लेकर हमने मैसेज जो इंक्वायरी की थी उसका जवाब आ गया है। पिछले महीने की 15 तारीख को तुषार इंडिया आया था। क्या? यस मैम। ये क्या कह रही है मैडम आप? मैडम, आपको जिसने भी ये खबर दी है गलत दी है। फिर साल भर से हमारा बेटा यहाँ पर आया नहीं। जी मैडम, ये सही कह रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुषार लौटकर आए और हमें पता भी ना चले? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप तुषार से बात करा दीजिए इनकी, तभी मानेंगे ये लोग। मैम, तुषार का फोन पिछले 1 महीने से बंद है। उसके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के मुताबिक वो अपने गांव भी आया था, लेकिन वो अपने घर नहीं बल्कि इस गेस्ट हाउस में रुका था।
चलो पूछते हैं। हाँ मैडम, इस्लाम का एक लड़का यहाँ रुका था जरूर, लेकिन एक दिन के लिए ही रुका था। थैंक यू। यादव, ये तुषार सिर्फ एक रात के लिए इंडिया आया था और वो भी अपने घर पर नहीं, यहाँ गेस्ट हाउस पे रुका था और घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया उसने। क्यों? मैम हो सकता है कि तुषार को घर के ही किसी सदस्य से खतरा हो। खतरा तो दुश्मनों से होता है ना मैडम जी। तुषार भैया का उस घर में कौन दुश्मन हो सकता है? उल्टे वो तो अटूट कड़ी थी उन दोनों भाइयों के बीच में, जिससे चाहकर भी कभी वो दो भाई अलग नहीं हो सकते थे। मतलब? बरसों पुरानी बात है मैडम, जब दोनों भैया जी का ब्याह नहीं हुआ था, तब आज जो बड़े भैया जी की पत्नी है ना, उन्हें छोटे भैया जी बहुत चाहते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गिरधर सिंह जी की बीवी और रघुवीर सिंह जी, इनके बीच संबंध थे? जी मैडम जी, और उन्हीं से वो पेट से भी थी। रघुवीर के मना करने के बाद जब हम अपनी जान देने जा रहे थे, तब इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, हमारी कोख में पल रहे तुषार को अपना नाम दिया, उसे इतना प्यार दिया जैसे कि वो उनका खुद का बेटा हो। लेकिन ये बात तो सच है ना कि वो आपका खून नहीं है। अभी तक तो महानता का चोला ओढ़े थे आप, आखिर में थक ही गए। हाँ, थक गए हम। आखिर में हर इंसान थक जाता है मैडम, लेकिन तब वो सहारे के लिए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी गर्दन पर नहीं। हमारी एक गलती ने मैडम उसे पैदा होने से पहले ही दूर कर दिया हमसे। फिर भी खून तो हमारा ही था ना, और वो सब जानता था मैडम। उसके बावजूद भी हमें उतना ही मान देता था जितना बड़े भैया को देता था। तो अब बताइए हम कैसे मारे? बाकी वहां पर मत जा, वहां भूत है। यादव, ये तुषार इंडिया आया, लेकिन ना तो वो अपने घर गया और ना ही उसने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हर एक घर वाला ये जताने के लिए तैयार है कि वो तुषार से कितना प्यार करता है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि वो बॉडी तुषार की ही है। लेकिन मैम सवाल अब भी यही उठता है कि जिस वक्त पाखी को लेकर इतनी भागदौड़ चल रही थी, आस पड़ोस के लोग भी अलर्ट थे, उस वक्त कैसे कुएं से बॉडी को निकालकर कहीं ले जाया गया होगा? तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा है यादव, क्योंकि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है, उसके पास बॉडी निकालकर ठिकाने लगाने का ना तो वक्त था ना ही मौका। इसका मतलब है बॉडी वहीं कहीं है। मैडम जी, ये क्या तरीका हुआ? हम आपको बोल रहे हैं कि हम इस घर का एक एक इंच छान मारो। तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग पीछे तलाश करो। अरे ये कहाँ भेज रही हैं आप लोगों को? देखिए ये मनमानी है। बिना वारंट के ये सब करना आपको महंगा भी पड़ सकता है। यादव चलो। मैडम 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 मैडम, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप तलाशी की बात क्यों कर रही हैं? मैडम सुनिए तो। मैडम यादव, यस मैम। ये अभी खुदा है, इसे फिर से खुदवाओ और फैमिली मेंबर्स को अंदर रोकने के लिए बोलो। ठीक है मैम, चलिए। मैडम लेकिन मेरी बात सुनिए। चलिए। सुनिए मैडम। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद अब तो कोई डाउट बचा नहीं है कि वो बॉडी तुषार की थी, और जो ह्यूमन टिश्यूज बच्ची के लंग्स में और स्टमक में मिले हैं वो भी तुषार की ही बॉडी के थे। डॉक्टर, ये उसकी मौत की वजह और वक्त, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, उसके सर पर बड़ी गहरी चोट लगी थी, इसलिए डेथ तो इमीडिएटली हो गई होगी। और जो उस बॉडी का हाल है उससे ये बात तो एविडेंट है कि वो बॉडी कम से कम 1 महीने तक तो कुएं में थी। थैंक्स डॉक्टर।
उसने तुमसे कभी कुछ कहा था? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको ऐसे? रघुवीर या फिर गिरधर, तुषार का कातिल इन दोनों बापों में से ही कोई एक है। यादव, ये तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कराओ और मेल भी, और घर वालों के सबके। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुषार के सबसे करीब कौन था और कितने करीब था। अरे हमको जब बाबा बाबा करके बुलाता था तो सांप लौट जाते थे तेरे सीने पर। नहीं मारा होगा उसे, तूने ही मारा है। अरे डर आपको था कि कहीं मैं अपने असली बाप के पास लौट कर ना आ जाए मेरा बेटा। आपने मारा है मेरे बेटे को, आप भी बचेंगे नहीं। छोड़िए मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए ना, जेल जाएंगे क्या आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए आप यहाँ से। पाखीवा मत जा, वहाँ भूत है। आशा, आशा। यादव, ये हर दूसरे मेल के बाद तीसरा मेल आशा का है। ये तुषार से इतनी करीब थी क्या? उससे माँ बाप से भी ज्यादा। एक काम करो, ये तुषार का जो लास्ट मेल है वो पढ़ो। डियर आशा, एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने यहाँ एक बड़ी जगह किराए पर ले ली है जहाँ हम पाखी को उसका अपना कमरा दे सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कितना खुश हूँ मैं। 15 की सुबह मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। 16 को हमारी दिल्ली से वापसी की फ़्लाइट है। पूरी तैयारी रखना। मैडम जी, बहुत पुरानी बात है। तुषार और आशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर हमारा तुषार लंदन चला गया। हमने आशा के बारे में उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरदम वो टालता रहा। वो हमको साफ साफ बता दिया कि उसको उसका जिंदगी बनाना है, और उस बात के अलावा उसके पास दूसरे किसी बात के लिए टाइम नहीं था। मैडम जी, हम समझ गए कि रघुवीर ने जो उसकी माँ के साथ किया वही वो आशा के साथ कर रहा था। उन दिनों जानीश हमारे घर पे रहने आया था। हमने देखा कि लड़का अच्छा है। हमने आशा को सारा हालात समझा दिया, उसको मना लिया, और फिर दोनों का शादी करा दिया। मैडम, हाँ, हमें आशा और तुषार के बारे में पता था, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे। गिरधर भाई ने बदले में ज़मीन देने का वादा किया तो हमने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। पर शादी के बाद से अब तक हम खुश हैं। हमारे भी कोई दिक्कत नहीं है, और आशा ने तो कब का तुषार को भुला दिया है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि आशा तुषार के अब भी करीब थी और उससे मेल पर बात भी किया करती थी? ये कैसी बातें कर रही है आप मैडम जी? ना ही आप तुषार के कातिल को पकड़ पा रही है, और ना ही हमारी बच्चे के साथ क्या हुआ वो पता कर पा रहे हैं। तो लगे हमारी पत्नी पर कीचड़ उछालने। आप एक काम कीजिए ना, आप ये फाइल बंद कर दीजिए। हाँ, आपकी भी छुट्टी हो जाएगी और हमारी भी। फिर से करीब आ गए थे हम तुषार के। 1 साल पहले। देखिए भाई साहब, आपकी बच्ची को ल्यूकेमिया हो गया है, पर शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना तो आपकी बच्ची बच सकती है। लेकिन साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है साहब, हमारी बच्ची को बचा लो। मैं समझ सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सॉरी। लेकिन इस बार तुषार सिर्फ हमारा दोस्त था, सिर्फ एक दोस्त और कुछ नहीं। उसके मेल पढ़कर तो ऐसा लग रहा है मैडम कि आपका प्यार फिर से जाग उठा। उसने तो आपको और आपकी बेटी को अपनाने तक की बात कही है। ऐसा वो सोचता था, हम बिल्कुल नहीं सोचते थे। अच्छा, के बावजूद भी तो आप उससे बात करती रही हैं। उसने तो ये भी लिखा है कि वो आपको और पाकी को लेने आने वाला है, और आपने भी हामी भरी है उस पर। मैडम,
दिल पर पत्थर रख के हामी भरी थी मैंने। मुझे लगा तुषार पाकी को विदेश ले जाएगा, उसका इलाज करवाएगा तो पाकी बच जाएगी, और इसके अलावा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ मैडम। उसने कहा कि वो आएगा और वो आ गया। लेकिन जब हमें वो लेने आया तो हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हमने सोचा कि हम अपने पति को वो दर्द कैसे दे सकते हैं जो तुषार ने हमें दिया। हमने तुषार से मना कर दिया जाने के लिए। वो बहुत नाराज हुआ, बहुत चिल्लाया। उसके बाद तुषार कहाँ गया? मैडम हमें नहीं पता तुषार कहाँ गया। हमें लगा कि वो विदेश लौट गया। उसके बाद ना ही हमने उसको कोई मेल किया, ना ही मैसेज। पिछले महीने की 15 तारीख को, आपको याद है उस समय कितना बजा था? यही कोई रात को 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। ठीक है, आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। जी मैडम। यादव, अगर ये आशा सच बोल रही है तो इसका मतलब है 15 तारीख को 9:30 बजे तक तुषार हवेली में था। यस मैम। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जैनिश को तुषार और आशा के बारे में क्या क्या पता है, और अगर जैनिश को इनके बारे में सब कुछ पता है तो जैनिश के पास तो स्ट्रॉन्ग मोटिव है कत्ल करने का। नाम क्या तुम्हारा? बब्बन। ये आशा सिंह यहाँ आती है पता है हमें। उसके अलावा उसके घर से यहाँ कौन कौन आता है? मैम, आशा सिंह के अलावा कभी कभी गिरधर जी आते थे, कभी अकेले आते थे, कभी अपनी पत्नी के साथ आते थे। और कौन आता था? मैम, और तो कोई नहीं आता था यहाँ पे। रजिस्टर दिखा। मैम ये देखिए, पिछले महीने की 7 तारीख को शाम को 6:30 बजे आशा सिंह पीसी नंबर 4, और उसी शाम को 7:30 बजे जैनिश सिंह, वो भी पीसी नंबर 4। इसका मतलब है जैनिश को आशा और तुषार के बातचीत के बारे में सब कुछ पता चलता था, लेकिन कैसे? आशा ने अपना मेल पासवर्ड तो कभी उसको दिया नहीं होगा। कैसे पता चलता था? बोल सर, मेरी कोई गलती नहीं सर। मैडम, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। आशा के जाने के बाद उनका पति जैनिश कभी कभी आया करते थे, और वो वही पीसी यूज करते थे जो आशा यूज करती थी, और इसके लिए वो मुझे 500 रुपये दे दिया करते थे। तो मैंने सोचता था कि 500 रुपये देने के बाद, और उनका पति है तो मैंने उनको पासवर्ड बता दिया। तो हाँ, ये सच है, हमें पता चल गया था। आग लग गई थी हमारे बदन में जब हमें यह पता चला कि हमारी बीवी पिछले 1 साल से हमें धोखा दे रही है। उस दिन बपन की दुकान से गुस्से में हम घर लौटे इन सारी बातों का जवाब लेने, लेकिन नफरत करते हम उस तुषार से। हम उसे दोस्त समझकर बात करते थे, और वो फिर भी हम उससे बात कर रहे हैं। तुम्हारे पापा को धोखा दे रहे हैं सिर्फ तुम्हारे खातिर। आशा को उम्मीद थी कि पाकी के इलाज के लिए तुषार उसे पैसे देगा, इसीलिए उससे नफरत करने के बावजूद भी उससे बात करती रही। और जब तुषार यहाँ आशा और पाकी को लेने आया 15 तारीख को लंदन से, तो उसको तुमने मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। क्या? ये आप क्या बोल रही है मैडम? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी जब तुषार मरा उसके 2 दिन पहले हम दिल्ली गए हुए थे, वो फसल मंडी में एक आदमी से मिलने 3 दिन बाद लौटे थे। फिर हम तुषार को कैसे मार सकते हैं? मैम, जैनिश सही कह रहा था। तुषार की कत्ल वाली रात से 2 दिन पहले वो दिल्ली के लिए निकला था, और अगले 3 दिन बाद वो वापस लौटा, और इस दौरान वो दिल्ली में ही था। लेकिन जैनिश ने अगर तुषार को नहीं मारा है तो तुषार का कत्ल किया किसने? मैडम, मेरा बेटा कप्पू कहीं गायब हो गया है। अब मुझे लगता है ये मेरे बड़े भाई की हरकत है, उसी ने कप्पू को उठाया होगा। मैडम, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये सब करके उनको क्या फायदा मिलेगा? मैडम, मन की शांति। उसको लगता है कि मैंने तुषार को मारा है, इसलिए उसने मेरे बेटे कप्पू को उठा लिया है। सीधी सी बात है मैडम। मैडम आप चलिए, ऐसा ना हो उससे पहले कहीं कुछ मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यादव, यस मैम। चलो। सुबह से यही था वो। पाकी के मरने के बाद
वैसे भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, खेलना तो जैसे भूल ही गया था। वो किसी से भी बात नहीं करता था। वो कप्पू का रूम दिखाइए। हाँ, ये आपके बेटे ने बनाई है? हाँ, उसे ड्राइंग का बड़ा शौक है, उसी ने बनाई है। मैम, ये लॉलीपॉप्स। और लॉलीपॉप्स का भी बहुत शौक है? नहीं नहीं, इतनी सारी लॉलीपॉप ना मैंने दिलवाई है और ना ही उसके बाबा ने। उसे ये पसंद है, लेकिन कभी कभार ही हम लोग देते थे। ये यहाँ कैसे आई इतनी सारी? यहाँ और भी है। इतनी सारी? नहीं मैडम, हमें नहीं पता इतनी सारी लॉलीपॉप कहाँ से आई। ये माँ बाप ने नहीं दिलवाई तो इतनी सारी लॉलीपॉप उसको दिलवाई किसने? यादव, ये आसपास की दुकानों में पता करो, ये ब्रांड की सबसे ज्यादा लॉलीपॉप खरीदी किसने? ठीक है मैम। सुनो, इस ब्रांड की लॉलीपॉप तुम अपनी दुकान में रखते हो? हाँ रखते तो हैं सर। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन ये खरीदता है? बंद करो ये तमाशा अभी। तुम्हें क्या लगा ये सब करके बच जाओगी? पकड़ो इसे। बरोबर बेटा। तो आप है वो कुएं वाला भूत। क्यों उठाया था कप्पू को आपने? डर था हमें कि वो हमारा राज किसी को बता देगा। कैसा राज? आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। सही कहते हैं लोग कि अपना खून अपना ही होता है। क्या बोलना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। ये लिफाफा में क्या है? अरे हाँ, ये लिफाफे में ना लंदन की टिकट्स हैं। हमारे बेटे ने भेजे हैं, हमें लंदन बुलाया है। लंदन? तेरा बेटा? हाँ, मेरा बेटा तुषार। जिस इंसान ने उसे जिंदगी दी, अपना नाम दिया, बाप ना होकर भी बाप का प्यार दिया, उस इंसान से एक ही झटके में उसने बाप होने का दर्जा छीन लिया। एक रात पानी पीने उठे तो कुछ आवाजें सुनाई थी। खिड़की पर जाकर देखा तो तुषार हमारी आंखों के सामने खड़ा था। वो आशा को धोखा देने के बाद उसका घर उजाड़ने के लिए लौट आया था और आशा ने उसे मना कर दिया। हमारे हर सवाल का जवाब झूठ में दे रहा था। रघुवीर को टिकट भेजने की बात से भी साफ मुकर गया वो और हमारी कसम खाकर बोलने लगा कि माँ, बाबा ही हमारे असली पिता हैं, उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। तुषार को कुएं में ढकेलना और उसके बाद उसकी लाश को निकाल कर दफनाना, ये अकेले का काम तो हो नहीं सकता। आपको किसने मदद की थी इसमें? तुषार के बारे में तो आपने बता दिया, अब बताइए पाखी को क्यों मारा? हमने पाखी को नहीं मारा। झूठ मत बोलिए। भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? जब हम एक खून कबूल कर सकते हैं तो हम और खून भी तो कबूल कर सकते हैं ना। सबकी सजा बराबर ही है ना। मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से भाभी इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। असल में मैंने खाली भैया को जलाने के लिए वो एयर टिकट वाली बात की थी। हमें तुषार ने कोई एयर टिकट नहीं भेजे थे। पापा, हमारी बॉल कुएं के पास चली गई है, ला दो ना, हमें डर लगता है। अरे बेटा, अब डरने की क्या बात है? अब तो कुएं वाले भूत को पुलिस आंटी ने पकड़ लिया है ना। लेकिन दूसरा भूत तो वहाँ होगा ना। दूसरा भूत? बेटा, कोई भूत ऊत नहीं होता है। ये दूसरा भूत कौन है जिसने तुम्हें उठाकर लेके गया था या लॉलीपॉप दिया था? वैसा ही है ये? नहीं, ये भूत तो आदमी भूत था। आदमी भूत? और ये कब देखा था तुमने? उस दिन जब मैं और पाखी बाहर खेल रहे थे तब। ये सब उसी इंसान ने किया होगा जिससे पाखी के जिंदगी से कुछ नुकसान होता होगा। आपको किसी पर कोई शक है? शक के बिना पर सोचने जाऊं तो लगता है सही सोच रही हूँ। बस साबित करना जरूरी है। पाखी को मैंने कुएं में रखा मारा ना साहब।
मैं नहीं मारा था। क्यों मारा अपनी बेटी को तूने? मैं आशा को रोते रोते पाकि से बात करते हुए सुना था साहब। बहुत तकलीफ हुई हमें, उसकी मजबूरी, उसका दुख, उसकी छटपटाहट ने हमें अंदर तक हिला दिया था साहब। पाकि के खातिर ही ये सब झेल रही थी, और वो पाकि तो आज नहीं तो कल मरने ही वाली थी साहब। बहुत बीमार थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मारते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अब तू डिसाइड करेगा कौन कब मरेगा। जानिश अपनी पत्नी आशा से टूटकर प्यार करता, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता, जो कि उसने किया भी। तो फिर इनसे चूक कहां हो गई जिसने इन्हें अपनों का ही कातिल बना दिया? असल में वो चूक थी मर्यादा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और इन सभी ने कहीं ना कहीं उस मर्यादा की सीमा को लांघा। अगर रघुवीर ने अपने और तुषार के आज के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने की कोशिशें ना की होती, तो तुषार की मां के मन में तुषार और गिरिराज के रिश्ते को लेकर डर ना जागता। और अगर खुद तुषार ने अपनी मर्यादा का ख्याल रखा होता, तो वो परिस्थितियां ही पैदा ना होती जिसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो भी अपनी मां के हाथों। आशा ने अपनी बच्ची की जान बचाने की मजबूरी में, और जैनिश ने आशा को लेकर अपनी असुरक्षा की भावना में अगर एक दूसरे से अपनी हालत, अपने दिल की बात ना छुपाई होती, तो शायद उनकी मासूम बच्ची पाखी आज जिंदा होती। जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, मुझे लगता है इरादा चोरी का नहीं, भारी दुश्मनी का था। सर लगता है कि हाल फिलहाल में इसकी शादी हुई है। आसपास से आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एविडेंस मिला? सर अब तक तो कुछ नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और हाल ही में दर्ज सारी मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। सर विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उम्र 23 से 24 साल। मारने से पहले इसके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया था, जिसके बाद इसका गला घोट के उसे मार दिया गया। और सर मरने के बाद उसके बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। आकाश, बॉडी अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। एक काम करो, हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो। ये लड़की जो भी है, इसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज की होगी। साहब से बात करने, लड़की अभी तक आई नहीं है। मैं बोल जाऊँ। सर बाहर एक औरत आई बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर। भेजो अंदर। जी सर। सर मेरी बेटी घर से निकली थी, अब तक नहीं आई। रोज 11 बजे तक आ जाती है वापस। इस फोटो। बाहर जा रही हो प्रिया? कुछ खा के तो जा। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं आके खाती हूँ। अरे क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी क्यों? मूड क्यों खराब है तेरा? कुछ नहीं हुआ माँ, मैं आके बात करती हूँ। सुमन जी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपकी बेटी आ जाएगी। सर जब वो निकली तब थोड़ी टेंशन में थी, हड़बड़ी में निकली। उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो? मतलब आप इतनी श्योर कैसे हैं कि उसके साथ कुछ हो ही जाएगा? आपको कुछ डाउट है, किसी पे कुछ शक है? नहीं मतलब इतनी देर तक वो घर से बाहर नहीं रहती है ना कभी, और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए सुमन जी, आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। और अभी मुश्किल से 4 घंटे भी नहीं हुए हैं, कम से कम 24 घंटे तो इंतजार कीजिए। उससे पहले तो हम भी केस नहीं ले सकते। सर जो बॉडी हमें मिली थी पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई है। इमीडिएटली फैमिली को बुला के बॉडी की शिनाख्त करवाओ। जी सर। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अभी शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे उसकी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पता नहीं किसने ऐसा किया।
क्यों किया? सुमन, सुमन, सुमन दरवाजा खोलो। सुमन, 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 सुमन प्लीज दरवाजा खोलो। सुमन दरवाजा खोलो। तुमने ही प्रिया को गायब करवाया। इस सबके पीछे तुम ही हो। सुमन तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बेटी है। सुमन प्लीज मेरी बात रखने का मौका तो दो एक। अब तो सच बोलो महेश, क्या किया तुमने प्रिया के साथ? सुमन 23 साल का साथ है हमारा, इतना भी विश्वास नहीं रहा मुझ पर। सर, नैना 16 तारीख की सुबह यहाँ से निकली थी। मुझसे बोलकर निकली थी कि मायके जा रही, अब तक वापस नहीं आई। हमें तो पता ही नहीं था कि नैना घर आने वाली थी। हमें उसने कोई फोन नहीं किया था और ना ही कोई मैसेज। हमें तो तब पता चला जब 16 की शाम को सूरज हमारे घर आया था नैना को लेने। सर, जब नैना के पेरेंट्स ने बोला कि नैना वहाँ पहुंची नहीं, तो हमने मिलकर पुलिस कंप्लेंट कर दी। सर, बस 14-15 दिन हुए थे हमारी शादी को। पता नहीं सर ये सब कैसे हो गया, किसने किया, और मेरी नैना तो। सर, नैना के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड। सर, इसमें एक बात सरप्राइजिंग है। नैना के फोन लोकेशन रिकॉर्ड के हिसाब से, और जैसा सूरज ने भी हमसे कहा था, नैना सूरज के घर से दोपहर 11 बजे निकली और करीब 12-12:15 बजे अपने माँ बाप के घर पे पहुंची। उसके बाद 3 बजे तक उसकी फोन की लोकेशन उसकी मायके की ही थी। जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ 3 बजे, तब भी फोन मायके में ही था। सर, इसका मतलब उसके फोन स्विच ऑफ होने से 3-4 घंटे पहले तक वो अपने माँ बाप के साथ ही थी। मतलब निरंजन शर्मा और मोहिनी शर्मा दोनों झूठ बोल रहे हैं कि उनकी बेटी उनके घर आई नहीं। ये दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सर, मुझे भी यही डाउट है। सर, वो औरत सुमन अवस्थी अपनी बेटी की गुमशुदा होने की कंप्लेंट लेके वापस आई। कल रात से उसकी बेटी घर नहीं लौटी और इस बात को अब 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है। सर, अंदर भेजो। जी सर। सर, 24 घंटे के बाद आई हूँ, मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। आकाश, इमीडिएटली इनकी कंप्लेंट लिखो। सर, अब मेरे साथ आइए। बस हाँ, नाव का है? क्या हुआ? आप पहचान दिए इसे? नहीं। अच्छा, नाम क्या है? जिस वर्षीय नैना राजवंश की लाश पुलिस को बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। उसके परिवार वालों की तलाश चल ही रही थी कि एक महिला सुमन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचती है। नैना के घर वालों का पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि नैना की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो पिछले 1 हफ्ते से यानी कि 16 अप्रैल से लापता थी। प्रिया भी अब तक घर नहीं लौटी थी और पुलिस ने प्रिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। नैना की लाश पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन प्रिया अब भी लापता थी और अब तक जितने भी चेहरे पुलिस के सामने आए थे, उन सब के बयान से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या हो सकता था? क्या प्रिया और नैना के केसेस के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या पुलिस अब भी किसी बड़े राज से अनजान थी? क्या सोच रही बेटा? क्या सोचूंगी माँ, कभी सोचा ही नहीं था एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा। आखिर क्यों माँ? पता नहीं प्रिया कहाँ होगी, किस हालत में होगी। अगर वो यहाँ आती तो क्या हमें पता नहीं होता? अरे वो आती तो कम से कम एक बार फोन तो करती। अरे वो यहाँ पहुंची ही नहीं। अरे तो फिर कहाँ गई थी वो? सुबह सुबह कहकर निकली थी कि आप लोगों के यहाँ आ रही है, पर हमें तो उसकी लाश ही मिली ना। क्या वो इतने गिर चुके हैं माँ कि उन्होंने उस औरत को तो मार डाला ही, साथ में अपनी बेटी को भी। कुछ भी हो जाए, मुझे महेश पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। बेटा देखना, हमारी प्रिया जल्दी वापस आ जाएगी और फिर तुम्हारे और महेश के बीच में सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो था ना?
सब ठीक था माँ, और 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे हमारी शादी को, किस बात पे झगड़ा हो सकता है? काश हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होना मुमकिन होता। मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक होगा माँ। मुझे बस प्रिया से मतलब है, प्रिया की चिंता है मुझे। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता, 23 साल से जिस आदमी को मैं जानती थी, क्या वो सच था? क्या उसका जो नया चेहरा सामने आया है वो सच? अगर तुझे लगता है कि जिस महेश को तू जानने लगी है वो सच है, तो फिर तूने पुलिस वालों के सामने क्यों नहीं कुछ बोला? इसलिए ना कि कहीं ना कहीं तुझे भी अंदर से वही लगता है जो मुझे लगता है। मुझे तो ये लगता है माँ, ये रहे नैना के कॉल रिकॉर्ड्स। इनके हिसाब से दोपहर 12 बजे नैना आपके घर आई और उसके बाद उसका मोबाइल फोन 3 बजे आपके घर पर ही स्विच ऑफ हुआ। अब उसका मोबाइल खुद चल के तो नहीं आया होगा ना? सर, अगर हमने कुछ किया होता तो हमें मिसिंग कंप्लेंट क्यों करते? बेटी थी नैना हमारी। नैना और उसके परिवार के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था। एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और ऊपर से 2-3 हफ्तों का ही साथ था सर हमारा। पर हाँ सर, शादी के बाद मुझे ये ज़रूर लगा था कि नैना और उसके परिवार के बीच कुछ तो है जो ठीक नहीं है। नैना ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर सर मैं सच में मुझे नहीं लगता था कि उनके बीच का मनमुटाव नैना की मौत का कारण बन सकता है सर। सूरज की बातों से तो यही लगता है कि नैना का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता ठीक नहीं था, और नैना की फ़ोन लोकेशन के हिसाब से उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आखिरी लोकेशन अपने मायके में थी, वहीं चल के तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। खोलिए। ऊपर चेक करो, एक आदमी चेक करो। आगे तक अच्छे से देखना। ठीक है सर। सर, मोबाइल मिला। हाँ सर, है तो ये नैना का ही फोन, पर सर मुझे पता नहीं कि हमारे घर के पीछे कहाँ से आया। नैना ने कोई मैसेज नहीं किया था और ना ही कोई फोन। निरंजन जी, आपके पास हर एक बात का एक ही जवाब है कि आपको कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हमारे पास एक खास नुस्खा है जिससे सबको सब कुछ याद आ जाता है। सर, गौर करने वाली बात यह है कि भले ही हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर के पीछे से मिला हो, लेकिन उस दिन उसने अपने माँ बाप से फोन पे एक भी बार बात तक नहीं की, ना ही कोई मैसेज भेजा। सर, आमतौर पे कोई अपने घर पे जाता है तो एक बार फोन करके इन्फॉर्म तो कर देता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना अपने घर पे गई ही ना हो? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सूरज झूठ बोल रहा है? सर शायद। हाँ बोलो। सर, आसपास कहीं भी इस बॉडी का सर नहीं मिला। मुझे ये बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी लगती है। सर, वो सुमन अवस्थी अपनी बेटी प्रिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने भी 2-3 दिन पहले ही आई थी, पर जो उम्र उसने अपनी बेटी की बताई थी, इस लड़की की उम्र भी लगभग वही लग रही है। सर, कहीं ये बॉडी प्रिया की तो नहीं? प्रिया के घर वालों को बुलाओ। नैना मर्डर केस को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई थी कि एक और हत्याकांड उनके सामने आया। जिस लड़की की लाश पुलिस को मिली थी उसकी पहचान होनी मुश्किल थी, क्योंकि क्राइम सीन से पुलिस को लाश का सर नहीं मिला था और ना ही लाश के पास कोई आइडेंटिफिकेशन के सुराग मिले थे। लेकिन क्या यह बॉडी वाकई प्रिया की थी? और अगर हां, तो किसने मारा था उसे? और इसके पीछे आखिर था कौन? क्या सुमन का महेश को लेकर शक सच था? पर आखिर क्यों एक पिता अपनी बेटी को मारना चाहेगा?
सर वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, वो प्रिया नहीं लगती सर। देखिए महेश जी, बॉडी की हालत बहुत खराब है, शायद इसलिए पहचानने में तकलीफ हो रही है। एक काम करते हैं, बॉडी के साथ आपका डीएनए मैच करके देख लेते हैं। उसकी क्या जरूरत है सर, मैं कह रहा हूं ना वो मेरी बेटी नहीं है। अरे केस क्लोज करने के लिए आप किसी की भी बॉडी मेरी बेटी की बॉडी बनाकर दे देंगे क्या? देखिए आप अगर मेरी बेटी को ढूंढ सकते तो ढूंढ दीजिए, पर हम खुद ही ढूंढ लेंगे। सॉरी। हेलो, कौन? सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि वो सर कटी लाश प्रिया की ही थी। मैंने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। मर्डर को करीब 3 दिन हो गए। गर्दन को तलवार जैसी किसी धारदार हथियार से काटा गया है। महेश ने उस लड़की को तो मारा ही, पर अपनी बेटी का खून वो कैसे कर सकता है? किस औरत को मारा महेश ने? क्या है ये? कौन है ये लड़की? ये फोटो तुम्हें कहां से मिली? क्या फर्क पड़ता है फोटो कहां से मिली? अरे ये सब कुछ हो रहा है ना, उससे फर्क पड़ रहा है। इतने सालों से आंख बंद करके भरोसा करती रही मैं, और तुम, अरे क्या कमी थी हमारे रिश्ते में? सुमन मेरी बात सुनो, ये फोटो। मुझे कुछ नहीं सुनना है अब, बस। महेश के साथ मेरे बहुत झगड़े हुए, लेकिन एक बार भी महेश ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो फोटोग्राफ में वो खुद ही है। ये सब होने के बाद एक साथ रहना तो मुमकिन ही नहीं था। इसी वजह से वो लॉज में रहने लगी। महेश के साथ जो लड़की वो फोटोग्राफ में थी, वो वही लड़की है जिसकी फोटो मैंने फाइल में देखी थी। महेश और उस लड़की की वो फोटो आपके पास है? नहीं, महेश ने वो फोटोग्राफ चला दी। यही थी वो लड़की? जी हाँ, यही थी वो लड़की। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई सुमन जी, महेश अपनी बेटी को क्यों मारेगा? पापा कहाँ है? बाहर गए काम से। क्या हुआ? पता कर लीजिए कि काम से बाहर गए या कहीं और। क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हो? पापा के बारे में बात कर रही हो तुम? यही पापा जो दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करते फिरते। प्रिया, ये माँ, जिसको हम जानते हैं वो तो कोई और ही है। पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ अफेयर होगा। तो प्रिया ने महेश की पोल खोल दी, इसलिए शायद महेश ने प्रिया को मार दिया। ये महेश घर छोड़ के कब गया था? यही 15-16 तारीख को। आकाश, ये नैना की मिसिंग रिपोर्ट भी इन्हीं दिनों में दर्ज हुई थी ना? जी सर, 16 अप्रैल को। एक बात बताइए सुमन जी, महेश और उस लड़की की फोटो आपकी बेटी प्रिया के पास कहां से आई? मुझे नहीं पता। सर, इस सुमन अवस्थी की बात पे विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल आकाश, एक माँ अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? और जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो हमें प्रिया का बाप महेश बताएगा। सर, महेश के कमरे पे ताला लगा है, पर उसकी गाड़ी पार्किंग में है। गेस्ट हाउस वालों का कहना है कि उन्होंने महेश को कल रात आखिरी बार देखा था जब वो खाना खाने बाहर गया था, और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। कहीं महेश अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया? कहाँ जाता है खाना खाने? एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट गेस्ट हाउस वालों ने कहा कि यहीं कहीं आसपास जाता है। गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड से उसकी फोटो निकलवाओ और पूरे एरिया में सर्च करो और उसका मोबाइल सर्विलेंस में डालो। जी सर। अमन सर, ये देखो, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। सर।
आकाश, क्या ये पॉसिबल है कि सूरज को महेश और नैना के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए उसने नैना को जान से मार दिया? लेकिन सर हमें नैना का फोन उसके माँ बाप के घर से मिला और उसकी फोन की आखिरी लोकेशन भी उसके मायके की ही थी। पर यह भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया हो। वो फोन सूरज ने ही नैना के मायके में फेंक दिया हो। सर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि नैना अपने पति से झूठ बोल के महेश से मिलने गई और अपने अफेयर को दबाने के लिए महेश ने ही नैना को मार दिया। पॉसिबल है, पर यह भी तो हो सकता है कि उस रोज जब वो महेश से मिलने निकली तो सूरज ने उन दोनों को एक साथ देख लिया हो और उसके बाद पहले उसने नैना को मारा और अब शायद महेश के साथ भी वही कुछ किया हो। आकाश, कॉल करो। सर फोन स्विच ऑफ। दरवाजा तोड़ दो। सर्च करो। सर कोई नहीं मिला। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सर अंदर कोई नहीं है। आकाश, इस सूरज को ट्रेस करो। इसका मोबाइल फोन, सिम कार्ड, सब कुछ ट्रेस करो। मुझे हर हालत में सूरज चाहिए। मुझे लगता है इस सबके पीछे सूरज का ही हाथ है। इसलिए नैना को मारने के बाद और महेश को गायब करने के बाद ये खुद भी गायब हो गया। हेलो, क्या? हट जा भाई, साइड हो जा। इस केस में मिली तीसरी लाश ने सबको सन्न कर दिया। यह तीसरी लाश किसी लड़की की नहीं बल्कि लड़के की थी, लेकिन कत्ल करने का तरीका ठीक प्रिया के कत्ल की तरह था। बॉडी के सर को धड़ से अलग करके बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के छोड़ दिया गया। क्या ये तीनों खून एक ही शख्स ने किए थे या फिर इनके पीछे अलग अलग चेहरे थे? ये केस प्रश्नों के एक ऐसे भंवर जाल में फंस चुका था जहां से किसी जवाब का मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो गायब क्यों है माँ? क्यों नहीं सबके सामने आके सच्चाई बता रहे? ये क्या कह रही है तू? ऐसा भी तो हो सकता है कि महेश को कोई फंसा रहा हो। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। सर महेश जिस गेस्ट हाउस में रुका था उसके पास जो हमें ब्लड सैंपल्स मिले थे, फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसमें 2 लोगों का खून है। और वो जो सरकटी लाश मिली थी उसका कोई अपडेट? तो उस बॉडी को अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछा, उस बॉडी से मैचिंग कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। सर लेकिन उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 2 सरप्राइजिंग बातें सामने आई। पहली ये कि उसका मर्डर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह प्रिया का मर्डर हुआ था, और दूसरी बात ये कि दोनों के मर्डर का समय बिल्कुल एक था। प्रिया महेश की बेटी थी और महेश का अफेयर नैना के साथ था, और प्रिया और इस लड़के की मौत में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आकाश, नैना और प्रिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबको मुर्दा कर बुला, शायद कोई कनेक्शन समझ में आएगा। सर ये तो समीर है। आ रही हूँ। दादी मम्मी पापा गए? हाँ बेटा। अच्छा दादी ये समीर है, मेरा कॉलेज का दोस्त। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नमस्ते दादी। वैसे ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी? नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाल है ना, ऐसे ही नहीं पके हैं। हाँ अच्छा बता, सुमन और महेश को कब बताऊं? अरे नहीं दादी, अभी कुछ भी नहीं। अभी तो हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद बता देंगे। कितनी खुश थी हमारी बच्ची, कितने सपने देखे थे। समीर भी अच्छा लड़का था, पता नहीं किसने ऐसा किया और क्यों किया।
हेलो। जी सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये आदमी को बहुत ही बुरी कंडीशन में यहाँ पे लाया गया था। ना तो इसके पास में पर्स था और ना ही मोबाइल, और ना ही कोई ऐसा रास्ता था कि जिसके जरिए हम ये पता लगा सके कि ये शख्स है कौन। आइए सर प्लीज। सर उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो फिर उसने आपके ऊपर अटैक क्यों किया? पता नहीं सर, बस अचानक पीछे से हमला किया और क्या मकसद था उसका मुझे नहीं पता सर। महेश जी, आपकी और नैना की फोटो के बारे में पता चला जो आपकी बेटी प्रिया के हाथ लगी थी। सर उस फोटो के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो फोटो में वो लड़की कौन है वो भी मैं नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। सर वो नैना नाम ही मैंने पहली बार सुना है। समीर को जानते हैं आप? प्रिया का बॉयफ्रेंड। देखा था उन दोनों को एक बार साथ में। वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। ऐसे लड़के के साथ कोई फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता है? सर मैं प्रिया के लव मैरिज करने के खिलाफ नहीं था, बस इतना चाहता था कि उसकी जिंदगी में जो भी लड़का है वो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो। एक बाप होने के नाते लड़की के बारे में इतना भी नहीं सोच सकता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, उस लड़के को भी नहीं मारा मैंने। महेश जी, आप उस आदमी का स्केच बनवा सकते हैं जिसने आपके ऊपर अटैक किया था? सर कोशिश कर सकता हूँ, बराबर देखा नहीं था मैंने उसे। सर मैंने नैना और महेश के पिछले 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल को खंगाला। ना ही इन दोनों के आपस में कभी बात हुई है और ना ही ये दोनों कभी एक साथ एक ही वक्त पे एक ही लोकेशन में मौजूद। मुझे लगता है महेश सच कह रहा है या शायद झूठ। हो सकता है महेश के ऊपर ये अटैक हुआ ही ना हो। ये सब इसने जानबूझ के किया ताकि अपना अकाउंट क्लीन कर सके। वरना सोचने वाली बात है आकाश, महेश के साथ नैना की फोटो कहां से आती और वो फोटो महेश की बेटी प्रिया के हाथ कैसे लगती? मुझे लगता है हमें प्रिया के बॉयफ्रेंड समीर के बारे में और पता करना चाहिए। आखिर दोनों को एक ही दिन एक ही तरीके से मारा गया, तो उनको मारने वाला था कौन और उनको मारने का मोटिव क्या था? जी आप विश्वजीत कदम? जी। समीर करांडे, सेंट रॉक्स कॉलेज का स्टूडेंट, आपके यहाँ किराएदार था? जी, पर काफी दिनों से दिखा नहीं, शायद छुट्टियों में घर गया होगा। जी नहीं, उसकी सरकटी लाश मिली है हमें। क्या क्या? और उसी सिलसिले में हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी है। जी 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 जरूर, मैं चाबी लेके आता हूँ। समीर के पीछे से यहाँ कोई आया था? नहीं, समीर था तभी प्रिया आई थी। मैं उसी समय बाजू के कमरे से किराया लेके बाहर जा रहा था तो दोनों की झगड़े की आवाज आई। अरे बाबा क्या कर रही हो? क्या कहा है? जैसे दरवाजे पे आया, दरवाजे पे हाथ लगा और दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रहा है। पता नहीं क्या प्रिया ढूंढ रही है और समीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रिया समझने को तैयार नहीं थी। वो बहुत गुस्से में थी। किस बात पे झगड़ा हो रहा था, कुछ याद है आपको? सर पता नहीं किस बारे में झगड़ा हो रहा था। वैसे भी मैं ज्यादा देर तक रुका नहीं। आकाश, कमरे का कोना कोना छान मारो। सर, समीर का लैपटॉप लॉक्ड है। टेक्निकल सपोर्ट से किसी को बुलाना पड़ेगा। डू इट एज सून एज पॉसिबल। सर।
ये तो कोई और है। सर इस फोटो को एडिट करके इस पे महेश का चेहरा मॉर्फ किया गया है। प्रिया के घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसे फंसाया गया है। आप जानती है इसे? आप पहचानती हैं? सुमन जी, आपकी बेटी प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड समीर इस सब तक क्यों गिरेंगे? हम जानते हैं आपके पति महेश को समीर पसंद नहीं था, तो क्या यही रीजन हो सकता है इस सब के पीछे कि उन दोनों ने आपके पति के फोटो को इस फोटो से मॉर्फ कर दिया? मेरी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो ऐसी थी ही नहीं। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, उसे भटकाया गया होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। पर महेश जी, इस सब से किसका फायदा हो सकता है? अगर इस सब के पीछे समीर की कोई चाल होती तो हमें उसकी बॉडी नहीं मिलती। असल में तो ये मामला कुछ और ही है, जहां हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता सर, मेरी तो ऐसी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी कि कोई इतना बुरा चाहे मेरा। लेकिन जो भी हुआ, मैंने अपनी बेटी खो दी हमेशा के लिए। अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। सर प्लीज, मेरी बेटी के साथ जिसने भी ऐसा किया है उसे छोड़ना मत। ख्याल रखिए अपना। एक सेकंड सर, वो फोटो दिखाइए जरा। सर मुझे कहाँ ले जा रहे हो सर? सर मैं एक प्रोफेसर हूँ सर, मैंने किया क्या? चल तेरी क्लास अब हम लेंगे, चल कुछ तो बिठाओ बताइए उसे। सर, मैंने किया क्या सर? जल्दी सर, लो गाड़ी। सर क्यों मार रहे हैं सर मुझे? मैंने तो ये ना ये? हाँ सर, ये मेरा ही फोटो है। कैसे जानता था नैना को? सर वो ये वो ऐसा वैसा ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना मना है यहाँ। सीधा मुद्दे पे आ, सच सच बोल, कैसे मिली नैना? मैंने किया क्या सर? सिर्फ मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देने से इंसान धरती से गायब नहीं हो जाता सूरज। और भी तरीके होते हैं मुजरिम को पकड़ने के। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त और उस दिन का है सूरज, जिस दिन तूने नैना की बॉडी को ठिकाने लगाया था। और अब झूठ तो तू वैसे भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुस्से में नैना के साथ किए गए रेप से तेरा डीएनए मैच करता है। मेरे सास ससुर ने मुझे धोखा दिया था। न जाने कितनों के साथ सो चुकी थी नैना, और ऐसी लड़की मुझे थमा दी। शादी के बाद मेरे दोस्त ने मुझे एक पिक्चर भेजी थी। नैना खाना लगा दो। अरे सूरज, आप यहाँ? चलिए मैं खाना लग। एक मिनट। सूरज, कब से चल रहा है ये? मतलब कब से बेवकूफ बना रही है मुझे? आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या है ये? मैं बताने वाली थी आपको। कब बताने वाली थी? वो मम्मी पापा ने बोला कि शादी के बाद ठग लोगे तुम मुझे? आप ही ने तो बोला था कि आपको मेरे पास्ट से कोई पास्ट से मतलब ये तो इतनी बड़ी बात छुपाओगे तुम मुझसे? अगर मर्दों को इतना ही शौक था तो मुझसे शादी क्यों की उसने? मेरी जिंदगी को बर्बाद की थी। काश तूने उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका दिया होता सूरज। उस बेचारी के साथ तो खुद इतना गलत हुआ था। ये सब उससे जबरदस्ती करवाया गया था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। और तुझमें तो वो एक उम्मीद देखती थी, अपना कल देखती थी, अपना भविष्य देखती थी। और तूने क्या किया उसके साथ? एक लाचार लड़की का रेप करके उसे जान से मार दिया। क्या आप क्या कह रहे हैं सर? किसने किया उसके साथ ये सब? चल शुरू से शुरू कर, और याद रख, कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो साले तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं। बोल। सर उस दिन महेश पर मैंने हमला किया था। सर, महेश इकलौता ऐसा इंसान था जो मुझे और प्रोफेसर दोनों को पहचानता था, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया। नैना को कैसे फंसाया तूने? वो नैना का सर बताता, नैना मेरे यहाँ रेंट पे रहती थी 2 साल पहले, तभी मुझे प्रोफेसर के बारे में पता चला। मैंने मेरे यहाँ रहने वाले 1-2 स्टूडेंट से सुना था कि वो ठरकी है, लड़कियों का शौक रखता है। मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। क्या बेटा,
तारीख हुई नहीं कि तुम रेंट लेके आ गई। ये लो चाय पियो। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं तो पियो, जस्ट रेंट। अरे चाय पियो। कैसी चाय बनी? तो बड़ी अच्छी बनी है, आपने बनाई है? अरे बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाई, तुम्हारे लिए है। मुझे भी पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता मिल गया था। मैं उन फोटोज़ के ज़रिए नैना को ब्लैकमेल करने लगा, प्रोफेसर के साथ उसे सोने के लिए मजबूर करने लगा। बस मैंने एक गलती कर दी थी। मुझे याद नहीं मैंने कब नशे में समीर को फ़ोटो दिखा दिए, फिर उसने उसको कॉपी करके पता नहीं कब एडिट करके प्रिया को दिखा दिया। वो प्रिया के बाप से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो प्रिया और उसके बीच में आ रहा था, जिसके बाद उसने उन फोटोज़ को और भी लोगों को दिखाया। उसी बीच एक दिन प्रिया, प्रिया क्या कर रही हो? अरे बाबा, हुआ क्या? अरे बाबा, क्या कर रही हो? क्या कहा है? तुमने मेरे पापा की फोटो एडिट की उस लड़की के साथ? देखो, मैंने सारे फोटोज तुम्हारे लैपटॉप में देख लिए। मुझे सच सच बताओ कि तुमने वो फोटोज किस किस को दिए? प्रिया, ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया है यार। मैंने सोचा कि पापा कुछ दिन यहाँ से दूर चले जाएंगे तो हमारी शादी आराम से हो जाएगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस फोटो में अमृतसर थे और वो लड़की। बात एक मुंह से निकलती है तो फैलती जाती है। तो प्रिया को भी सब कुछ पता था, इसलिए मुझे उन दोनों को मारने की जरूरत पड़ी। दोनों की बॉडीज के धड़ तो मिल गए हमें, सर कहाँ ठिकाने लगा है? रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से पनपते हैं, और इसी विश्वास और धैर्य की कमी ने 2 शादियों में एक अपराध को जन्म दिया और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। गुस्से में आकर लिए गए फैसले कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके बाद या तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं या फिर कोई उसका गलत फायदा उठा लेता है और हम अपराध के शिकार बन जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।